नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो यहाँ पे बताना है कि कुल मिला के पूछा है कि जो राज्य में नगर पालिकाएं होती हैं उनके संसाधनों को पूरे करने के लिए जो राज्य की संचित निधि होती है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय जो किए जाते हैं के बारे में जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करना जो है किसका कार्य होता है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, नीति आयोग का, वित्त मंत्रालय का, वित्त आयोग का। तो ये जो है वित्त आयोग का कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन का कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात आए तो फाइनेंस कमीशन का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की तो 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है, कब गठन हुआ है तो 31 दिसंबर 2023 में गठन हो चुका है। लेकिन इसकी सिफारिशें जो प्रस्तुत की जाएंगी वो प्रस्तुत की जाएंगी 31 दिसंबर 2025 में। अभी तक जो है कौन सा तो 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ही चल रहा है। और 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एन के सिंह जी हैं। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 15वें वित्त आयोग का वो 2020 से और 2025 तक चलेगा। तो याद रखिएगा 2025 के बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। अब यहाँ पे जो है तो अध्यक्ष हुए 15वें वित्त आयोग हुए। अगर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है तो ये जो हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, याद रखिएगा। इतनी चीज़ आपको वित्त आयोग के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वित्त मंत्रालय आया तो वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमन। अभी इन्होंने जो है अभी हाल ही में बजट पेश किया 1 फरवरी को, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इन्होंने बजट पेश किया है। अब बजट इन्होंने अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। और भारत की पहली महिला ऐसी बन गई जो लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है इन्होंने। अगर आपने बजट के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है तो 2015 में होती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तो इसका जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में मिलता है। और हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की थी, कौन बने थे तो के संजय मूर्ति जी बनाए गए थे। ठीक है, के संजय मूर्ति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हुए हैं। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है नवंबर के टाइम पे। तो याद रखिए इतनी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी तो ये जो थी राजगृह थी। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश, उसके जो उदयन थे, उदयन शासक, उन्होंने जो है ट्रांसफर किया था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी तो ये जो है 1936 में लिखी गई। ठीक है, और किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 1936 में लिखी गई थी। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है तो चाणक्य जी ने लिखी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
कि शिक्षण आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बताना है जो एससी के लोग हैं और एसटी के लोग हैं उनके जो है शिक्षण के कार्य और जो आर्थिक हितों का संवर्धन में से को जो है किसके अंतर्गत आता है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए, 5वीं अनुसूची दी है, राज्य के नीति तत्व दिए और फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इसकी बात जो आती है एससी एसटी के जो है शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन की बात जो आती है वो राज्य के नीति निषेध तत्वों में आती, और कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 46 में आती, याद रखिए। और राज्य के नीति तत्वों की जब बात आती है तो आपको अनुच्छेद याद रखना है और भाग याद रखना। भाग 4 है, अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। अगर आपने मेरी पोल्ट्री वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपके पोल्ट्री के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य की उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है भाग 4 और का में मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। उसके अलावा बात करते हैं इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 का है। ठीक है, इसके द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन से समिति के, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। इतनी भी चीज याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ रहे हैं कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। ठीक है, 12 से 35। उसके अलावा बात करें वर्तमान में जो है फंडामेंटल राइट कितने, 6 हैं। पहले कितने थे, तो पहले जो थे वो 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। तो यहाँ पे बताना है कि जो स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके अवसर पर जो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जी ने बजाई थी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी ने, और इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे सम्मानित किया गया 2001 में। ठीक है, उसके अलावा जो बात करते हैं कि भारत रत्न की स्थापना जो होती है 1954 में होती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 2024 में जो है 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कौन कौन से लोगों को दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं जो जाकिर हुसैन है तबला से संबंधित, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम भी चर्चा में बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। मतलब आधुनिक रूप में पूछा, अभी जो कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। पहले तो राजापुर जाना जाता था। ठीक है, राजापुर, और इस समय अगर बात करते तो चित्रकूट। ठीक है, आधुनिक पूछा है तो चित्रकूट में हुआ था। ठीक है, इतनी चीज आपको इनके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा पृथक्कृत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो यहाँ पे वाराणसी दिया है, कुम्भहार दिया है और चंपारण दिया है, पटना दिया है। तो ये जो है चंपारण में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग समानता उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, तमिलनाडु दिया है, गुजरात दिया, पंजाब दिया है। तो ये जो है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश इसलिए चर्चा में क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, और जो है
यहाँ पे जो है गुजरात इसलिए चर्चा में है क्योंकि गुजरात में जो है अभी जो है एक समिति बनाई गई, यूसीसी लागू करने के लिए उसका मसौदा तैयार कर दिया गया है और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में गुजरात भी है। अगला प्रश्न दिया है, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे 1977 दिया है, 1975 दिया, 1976 दिया, 1978 दिया है। तो ये जो है 1977 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1977 में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? तो यहाँ पे हरित क्रांति की विशेषता है भारत में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक और उचित उपयोग, इसलिए जो है भारत की एक जो है मुख्य विशेषता थी हरित क्रांति के। और हरित क्रांति के अगर जनक की बात करते हैं तो जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। इनको 2024 में क्या दिया गया? तो 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और 1954 में भारत रत्न की स्थापना होती, 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है और इनका 2023 में निधन हो गया था, ठीक है, इनका 2023 में निधन हो गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारत रत्न 53 लोगों को दिया जा चुका है। अगर आपने भारत रत्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो यहाँ पे 1920 दिया है, 1935, 1923, 1919। तो ये 1919 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो ये जो है रज पर्व नहीं मनाया जाता, बाकी जो है तीनों त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। अब माजुली द्वीप जो है किस नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है, नदी में स्थित है। उसके अलावा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है असम में डिब्रूगढ़ के पास में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा इसका। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा जो है अंगीकृत किए गए हैं, मतलब किस संविधान से लिए गए, कुल मिला के ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी जो है यूएस से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से जो संसदीय प्रणाली ली गई है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता की बात की गई है, जर्मनी से आपात की जो है बात की गई, आपात की, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी की याद बात करते हैं तो ये जो है आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आपने अगर स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण से संबंधित है और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित। मतलब अभी जो है अभिभाषण हुआ था दिसंबर के टाइम पे, जो शीतकालीन सत्र चालू हुआ था, उस समय जो अभिभाषण हुआ था, तो यहाँ पे और जो अभी बजट पेश हुआ है, बजट से पहले जो 31
31 तारीख में भी अभिभाषण हुआ है। तो उसमें जो है बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद जो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद 86 संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 86 संबंधित है। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 88 में भारत के प्रत्येक मंत्री महान्यायवादी भी सदन की कार्यवाही और किसी भी संयुक्त बैठक, संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो सकता है, में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा है किसको, तो महान्यायवादी को और प्रत्येक मंत्री को, ठीक है। और अनुच्छेद 90 में बात करें तो उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाए जाने से संबंधित है अनुच्छेद 90। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 में जो है संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 84। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको चुने जाने की योग्यता वगैरह एलिजिबिलिटी की बात की गई है अनुच्छेद 84 में, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे कहाँ पे किया था, कुल मिला के ये पूछा है। तो यहाँ पे झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड दिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा दिया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात दिया है। तो ये जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति दिया है, राज्यपाल दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है और जो है प्रधानमंत्री दिया है। तो जब आती है सभापति की बात राज्यसभा के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है सभापति राज्यसभा का। अब राज्यसभा की बात है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। और ये जो है उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है। अगर बात करते हैं संसद की, तो संसद के कितने सदन है, तो संसद के 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। ये निम्न सदन है, ठीक है, और ये उच्च सदन है। उसके अलावा बात करते हैं, इसका उल्लेख लोकसभा का 81 में मिलता है, 80 में राज्यसभा का मिलता है, संसद का 79 में मिलता है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए संसद के अंग, तो अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, अंग 3 होते हैं। कौन कौन से, तो अंग में होता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो जगदीश धनखड़ जी, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट वही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान में 52 में मिलता है, और जो है राज्यपाल का अनुच्छेद 155 में, ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो है 74 में, अनुच्छेद 74 में, याद रखिए। आइए बात करते हैं 74 और 75 में जो है मंत्रिपरिषद की बात की गई है, अनुच्छेद याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्प एशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है। तो यहाँ पे दिया है साउथ अमेरिका दिया है, एशिया दिया है, नॉर्थ अमेरिका दिया है, अफ्रीका दिया है। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका का भाग है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो ये जो हीरा होता है, आपको अगर मिल जाए कार्बन सबसे कठोर, तो ये याद रखिएगा, ये हीरा ही होगा, डायमंड, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि संबंधित राज्य के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो मतलब असंगत मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, कॉमन केरल, ये असंगत है, बाकी जो है सही है, याद रखिएगा, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे बात करते हैं 40वां यूनेस्को मतलब हेरिटेज साइट्स अगर बात करते हैं, तो ये जो है 40वां शामिल हुआ था गुजरात का स्थल, कब, तो 2020 में। और 2020 में कौन सा, तो धोलावीरा, ठीक है,
धोलावीरा शामिल हुआ था गुजरात का। 40वां स्थल। अब बात करते हैं यूनेस्को की सूची में 43 स्थल हो चुके हैं, ठीक है, 43 स्थल हो चुके हैं यूनेस्को सूची में। 43वां स्थल जो बना है वो मोइदम बना है, ठीक है, मोइदम। और मोइदम कहाँ का स्थल है, तो ये असम का स्थल है, ठीक है। अगर असम का स्थल की बात करते हैं, जो मोइदम है, ये पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ये सांस्कृतिक स्थल शामिल किया गया है। हालांकि जो असम है उसके 2 स्थल और है, लेकिन वो क्या है, प्राकृतिक स्थल है। कौन से, तो काजीरंगा मानस पार्क जो है वो प्राकृतिक स्थल, लेकिन मोइदम जो है असम का सांस्कृतिक स्थल है, पूर्व उत्तर भारत का, ठीक है। और 43 स्थल हो चुके हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपने इसके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने लिस्ट भी दिखाई, अभी जितने भी स्थल हो चुके हैं उनकी बाकायदा लिस्ट दिखाई, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।